नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 23 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 226। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, ऑर्डर 20A, ऑर्डर 25, धारा 34, धारा 35A और धारा 35B। ये हमारे टॉपिक का आधार होगा। आदमी जब मुकदमा डालता है तो उसको जब मुकदमा फाइनलाइज होता है तो कोर्ट कुछ आदेश करती है कि भाई इतना खर्चा इसको दिलवा दिया जाए। तो उस खर्चे के बाबत क्या नियम है? वैसे तो मैं बताऊं कि वो जो खर्चा दिलाया जाता है वो ना के बराबर होता है। वो इतना कम होता है जितना पार्टीज का खर्चा आ जाता है उसका 1/4 भी नहीं होता। वो शायद 1/4 मैं ज्यादा बता रहा हूं, वो 1/4 भी नहीं होता। मैं तो आप लोगों को ऐसी सलाह दूंगा कि जिंदगी में कभी भी ट्रांजैक्शन करें तो एक तो चेक पर कभी विश्वास ना करें। अगर कोई सौदा बेच रहे हैं तो जब तक पूरा पैसा खाते में ना आ जाए आप विश्वास ना करो, या पार्टी बिल्कुल नापी तुली ना हो उससे व्यवहार ना करें। क्योंकि ये मानता हूं 5% चीटर होते हैं, लेकिन वो 5% अगर आपकी लाइफ में उसमें से एक भी आ गया तो वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि इंडिया में सिविल लॉ में 50-50, 40 साल, 20-20 साल, 15-15 साल मुकदमे चलते हैं और निर्णय कुछ नहीं होता। दूसरी पार्टी बस ये है कि सिविल मुकदमे होते हैं, ध्यान कोई देता नहीं और लंबे चलते रहते हैं और खर्चा बहुत होता है और टाइम की बर्बादी बहुत होती है। एक्चुअली ये सिस्टम बिल्कुल मैं नहीं समझता कि बहुत बढ़िया, मुझे तारीफ करनी चाहिए इस जुडिशियल सिस्टम की। अपने की सिस्टम बहुत डिलेटरी है, सब जानते हैं, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है और जो लोग भुगतते हैं उन्हें खास करके पता है। तो चलिए आज मैं उस टॉपिक पे आपको बात करता हूं, क्योंकि मेरा तो अपना अनुभव ये रहा है कि जो झूठी बात डालते हैं उनके तो क्या कहने, वो तो अपने घर, वो तो उनका तो उद्देश्य ही है कि झूठे बनना। लेकिन जब निर्दोष आदमी को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अच्छा क्यों ना हो। अब एडवोकेट्स हैं, उनके अपने खर्चे हैं, उनका अपना परिवार है, वो अपने हिसाब से उन्हें खर्चों की आवश्यकता है तो उसके लिए फीस वगैरह लेते ही हैं। वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें भी दिन पर दिन बढ़ रही हैं। अच्छा, तो फिर क्या है, हर आदमी को खर्चा चाहिए। और क्या है, हमारे यहाँ अमेंडमेंट होता नहीं। अब ये 1976 में सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ था। अब लगाइए 1976 से वो खर्चों के नियम वही चले आ रहे हैं। जो ब्याज भी दिलवाया जाता है वो 6% का ब्याज दिलाता है और न्यायालय 6% का ब्याज देने के बाद भी सोचता है कि बहुत ज्यादा हो गया। अब आप सोचिए उस बेचारे को क्या मिल रहा है, जिसका मुकदमा डाला, इसकी प्रॉपर्टी फंस गई और 25 साल में 20 साल में मुकदमा हुआ। दुनिया भर के एडवोकेट्स करे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कितनी बुरी स्थिति है। अगर आप एक मुकदमा डाल लें तो पता लगेगी आपको कि बिना कितना पैसा खर्च होता है और मिलता कुछ नहीं है। तो चलिए आज खर्चों पर बात करते हैं, उसी को बताते हैं। सबसे पहले इसमें है हमारे टॉपिक का उद्देश्य है ब्याज और खर्चे। तो क्या ब्याज दिलवाती है गवर्नमेंट, कोर्ट, और क्या खर्चे दिलवाती है, ये जरा देखें। सबसे पहली बात तो ये बात है कि ब्याज डिसाइड कर लिया जाएगा व्हाट इज इंटरेस्ट। इट इज ए कंपनसेशन अलाउड बाय लॉ टू द पर्सन हु हैज बीन प्रिवेंटेड टू यूज द अमाउंट टू विच ही वाज एंटाइटल्ड। कंपनसेशन के बारे में ये कहा जाता, ब्याज के बारे में ये कहा जाता है, ब्याज एक प्रकार का कंपनसेशन है जो कि उस व्यक्ति को दिलवाया जाता है जिसका मूलधन है, पैसा है। वो इसलिए दिलवाया जाता है क्योंकि वो उसको उस समय यूज करने से विरत रहता है, अर्थात वो यूज नहीं कर पाता, इसलिए वो उसका एंटाइटल हो जाता। बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धारा 34 ये केवल ऐसी आज्ञप्तियों या ऐसी डिग्रियों पर लागू होती है जो धन वसूली के मुकदमों से संबंधित होती है या उसके भुगतान के लिए पारित की जाती है। इस धारा के प्रावधान जो है अनलिक्विडिफाइड डैमेज, अनिर्धारित हानि पूर्ति के वादों में लागू होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो ब्याज दिलवाया कब से जाएगा। ये भी एक बड़ा इशू है।
आपका ब्याज कब से डूबा हुआ है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, ब्याज कब से दिलवाएगा? ब्याज या तो वाद दायर करने की तारीख तक ब्याज दिलवाया जाएगा, जिस दिन आपने मुकदमा दायर किया तब तक का ब्याज दिलवाया जा सकता है, या वाद दायर की तारीख से जब तक आज्ञप्ति पारित की गई तक ब्याज दिलाया जा सकता है। ये भी विवेकाधीन है। तो सबसे पहले वाद दायर करने की तारीख तक, जिस दिन आपने मुकदमा डाला उस दिन की तारीख तक आपको ब्याज दिलवाया जा सकता है, या वाद दायर की तारीख से, मान लो आपने 3 साल 2 साल निकल गए तो वो गए, की तारीख से आज्ञप्ति पारित करने की तारीख तक, जिस दिन आज्ञप्ति करी गई, अर्थात जब तक मुकदमा चला और उसमें आज्ञप्ति पेंडिंग रही तब तक, या वो पारित की गई आज्ञप्ति की तारीख तक का ब्याज दिलाए। और अच्छा, ये भी विवेकाधीन है। एक और आगे और सुन लें, 34 का ही तीसरी बात बता रहा हूं। आज्ञप्ति पारित करने की तारीख से देनगी तारीख तक ब्याज विवेकाधीन, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। आज्ञप्ति पारित करने की तारीख से देनगी की तारीख तक, जब जिस दिन ऑर्डर हुआ और जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन तक, लेकिन ये 6% से ज्यादा नहीं होगा। अब आप सुन लें, आदमी को 6% का ब्याज दिलवाता है न्यायालय, और ये 1976 से मैं समझता हूं ये नियम है। अब आप सोचो, बैंक में अगर आदमी ने ट्रांजैक्शन भी किया तो बैंक में भी डाला पैसा, तो बैंक में 7.1 और 7.8 आ रहा है, और जो बैंक हमसे ले रहा है वो भी ज्यादा आता है। लेकिन नियम क्या है भैया? नियम तो नियम है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट तो कम से कम पूरा दिलवा दो भाई। 6% के ब्याज से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, कम है मेरे हिसाब से, कम। तो 6% की ब्याज दिलाएंगे गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो जीपीएफ पे ब्याज मिलेगा वो 8 पॉइंट कुछ मिलेगा। और जो पब्लिक है, परेशान है, मुकदमा डाल के आया है, अपने पैसे लगाए हैं, उसे ब्याज जो है 6%। क्या होगा? इसमें कुछ विशेष बातें हैं। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये 6% से अधिक हो सकता है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये 6% से अधिक हो सकता है। मेरा टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन समअप करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात यह है, इसमें भविष्य में ब्याज की दर विवेकाधीन है। इस संबंध में नया वाद दायर नहीं किया जा सकता। ब्याज की दरें जो है भविष्य के अधीन है, अगर आगे कभी हो गई रिवाइज तो कर लेंगे धारा 34 में। इस संबंध में ब्याज के लिए आप कोई नया सूट दायर नहीं कर सकते। हानि पूर्ति वादों में न्यायालय साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर ब्याज प्रदान करता है। हानि पूर्ति के वादों में न्यायालय साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर ब्याज प्रदान करता है। इसी की एक विशेष बात और है, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धारित दर पर ही ब्याज हो सकता है। AIR 1999 हिमाचल प्रदेश पेज 24 पे कहते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक है, देखिए बैंक के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो बैंक जो कस्टमर को ब्याज देता है, और एक ये है कि जो बैंक लेता है, जो आपको कस्टमर को देता है वो ब्याज आपको बारे में उससे भी कम है 6% का। लेकिन बैंक अगर आप 5 लाख रुपए आज लेने चले जाए तो कोई भी बैंक 11-12% से आपको कम नहीं देगा। हाउस का भी कोई कम नहीं लिया जा रहा। तो कहने का मतलब है इन सब पर न्याय निर्णय होना चाहिए, करना चाहिए। खर्चों के बारे में धारा 35, 35A, 35B और 20 ऑर्डर 20A, 25 इस विषय में उपबंध करते हैं। तो अगर आपको खर्चों के बारे में, ये तो था ब्याज के बारे में कि क्या ब्याज है, तो ब्याज आप मान के चलो 6% से ज्यादा नहीं मंगाया जाएगा आपको। इसलिए बेटर है कि सेल डीड वगैरह आप किसी को करें तो चेक पर ना करें। कभी भी चेक पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। आप चेक पर कोई ट्रांजैक्शन ना करें, ये मेरी एक सलाह है आपको। लीगल चेक का मामला, चेक बाउंस करके हो गया आपका, चला गया, आप फिर न्यायालय के टाइम लगाइए। आप कुछ नहीं होना, परेशान होंगे आप। बहुत कम लोग हैं जो चेक को ऑनर रेस्पेक्ट करते हैं। चेक के ऊपर जो कहता है ना, चेक के ऊपर व्यापार करो, चेक नहीं करो, बचो आप इनसे। ये सलाह है,
क्योंकि इसको जनरल आदमी भी सुनता है, ऐसी वीडियोस को हमारी। खर्चे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो खर्चे के अंदर में धारा 35 क्या कहती है, जरा सुनो। जो वाद दायर करता है, अर्थात जो मुकदमा दायर करता है, उसके खर्चे सुनिश्चित करना इस धारा का उद्देश्य है। ये दंड या पेनल्टी के रूप में नहीं है। ये जो खर्चे आपको दिलाए जाएंगे, ये धारा 35 के तहत दिलाए जाएंगे और ये खर्चे सुनिश्चित करता है, बताता धारा। लेकिन ये खर्चे पेनल्टी और दंड स्वरूप नहीं होते। धारा 34 कहती है बंधक वादों के खर्चे, बंधक वादों से संबंधित जो खर्चे हैं उसके बारे में आपके बारे में बताती है। धारा 33 निर्धन वाद विषय खर्चे, निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो वाद वगैरह के हैं उसके विषय खर्चों के बारे में बताती है। धारा 35 के मिथ्यावाद या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। अगर किसी ने आपको मिथ्यावाद डाला है, झूठा वाद डाला है, तंग करने के उद्देश्यवाद डाला है, या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे, अर्थात सांकेतिक होते हैं। आपको कितनी मानसिक क्षति होती है इस पर भी विचार होना चाहिए। मानसिक क्षति दिखती नहीं है पर होती है। तो 35 के जो है झूठे मुकदमों पर जो खर्चों के लिए है, 35 के विचारण के दौरान विलंब कारित करने के लिए खर्चे। अगर कोई पार्टी जानबूझकर विलंब कारित करती है तो उसके संबंध में दिलाए जा सकते हैं खर्चे। तो ये 35, 34, 33, 35 है, 35 के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन खर्चों को कोर्ट में मांग सकते हो, ये आपके राइट है। विशेष इसके विरुद्ध अपील हो सकती है। ऐसे खर्चे जो मिथ्यावाद, झूठा मुकदमा डाल दिया, विचारण लंबित रहने के लिए खर्चे हुए, बंधक वादों में खर्चे, अपील हो सकती है जब कोई विधि का प्रश्न इन्वॉल्व हो या जब खर्चे किसी अज्ञापति द्वारा प्रदान किए गए हैं। अर्थात इसमें भी अपील हो जाएगी तो दूसरी पार्टी ये कहेगी नहीं खर्चा ज्यादा ले लिया। वैसे तो एडवोकेट की फीस भी दिलाई जाती है, लेकिन इतनी नॉमिनल दिलाई जाती है, जबकि एडवोकेट आप जानते हैं कि क्या स्थिति है आज की डेट में। लॉ, मैं कहता हूँ लॉ प्रोग्रेसिव होना चाहिए और आदमी को वो खर्चे मिलने चाहिए जो आज समाज में प्रचलित है। आज कोई भी किसी भी छोटे से केस को करो तो कोई भी आदमी 25-30 हजार रुपए से कम करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए खर्चे बिल्कुल सही मिलने चाहिए आदमी को, इसमें कुछ चेंज होने चाहिए। इसके विरुद्ध अपील हो सकती है। मेरा टॉपिक आज बहुत लंबा नहीं है। पैंतीस से जब खर्चे तब मिलेंगे आपको जब आप ये सिद्ध कर देंगे कि मुकदमा झूठा था, वैक्सेसियस था और धोखा देने के उद्देश्य से, प्रेशर बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन वो भी कंपनसेटरी कॉस्ट होगी। 35 से उस बारे में डिफाइन करता है। ब्याज की रकम 6% जो है ये बहुत कम लगी मुझे, लेकिन कोर्ट डिस्क्रिशन से बढ़ा भी सकती है। वैसे बढ़ानी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कोर्ट को बढ़ानी चाहिए। अब छोटा सा जिक्र करते हैं कुछ खर्चों के बारे में। जरा सच में आपको बताना चाहूंगा। विभिन्न प्रकार के खर्चों के बारे में प्रावधान किया गया है। परिप्रश्नों से संबंधित खर्चे, आदेश 11 नियम 3। दस्तावेज को साबित किए जाने विषय खर्चे, आदेश 12 नियम 2। विक्रय निरस्त करने बाबत खर्चे, आदेश 21 नियम 72। वाद प्रत्याहरण के खर्चे, आदेश 23 नियम 1। न्यायालय में भुगतान विषय खर्चे, आदेश 24 नियम 4। वाद मित्र एवं वाद संरक्षक संबंधी खर्चे, आदेश 32 नियम 4-5। निर्धन वाद विषय खर्चे, आदेश 33। बंधक वाद के खर्चे, आदेश 34। अंतरा विवचनीय वाद के खर्चे आदि।
35, आदेश 35। तो बहुत सारे खर्चों की विधि है जो बताए गए हैं, लेकिन इसके लिए धारा 35 जो है, और 35 के अधिकतर उन केसेस में मिलता है जहां मिथ्यावाद और झूठावाद किसी को परेशान करने के उद्देश्य से डाला जाता है। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता कि इस टॉपिक को। इसमें जो आदेश बताया गया 20A, न्यायालय द्वारा प्रदत्त किए जा सकेंगे ऐसे खर्चे, जैसे मान लो कोई नोटिस देते हैं आप, तो नोटिस का व्यय आप न्यायालय को बताएंगे तो दिलवा देगा। अब सच्चाई तो ये होती है कि नोटिस का व्यय कोई भी एडवोकेट्स आजकल देने पे अगर किसी से आप लेने जाए तो 1500 रुपये मांगता है, लेकिन दिलाया जाता है। ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया कभी। आदमी सोचता है यार मुकदमा डिसाइड हो गया, छोड़ दे, घर भाग अपने। टाइप, लिखाई, प्रकाशन आदि पर व्यय जो खर्चा हुआ वो दिलाया जा सकता है। दस्तावेज निरीक्षण हेतु जो भुगतान आपने किया है वो दिलाया जा सकता है। साक्षी गवाह के आने जाने का खर्चा दिलाया जा सकता है। आज्ञप्ति पारित करने के लिए दिए गए शुल्क, आज्ञप्ति पारित करने के लिए जो आप शुल्क लगाते हो उसको भी आपको दिलाया जा सकता है। तो आदेश 20 जो है, 20A, आपको नोटिस जो आप देते हैं, टाइप, लिखाई, प्रकाशन आदि व्यय, दस्तावेज निरीक्षण हेतु भुगतान, साक्षी व्यय, आज्ञप्ति प्राप्ति करने के लिए दिए गए शुल्क, ये बहुत सारे शुल्क का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, नोटिस वगैरह का बताना पड़ेगा, तब आपको दिलाया जाएगा। मैं कहता हूँ ये समय समय पर हर साल गवर्नमेंट को इन्हें रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि पहले कभी 1 रुपये में पेज टाइप होता था, आज 25 रुपये में होता है। तो स्थिति बदली भी है। दस्तावेजों के निरीक्षण में कहना नहीं चाहिए। अगर आप कोई दस्तावेज निरीक्षण करने जाते हैं तो बाबू लोग कितनी मुश्किल से निरीक्षण कराते हैं, कितना टाइम हमारा खराब होता है, एडवोकेट को ले जाना पड़ता है साथ में, उनका भी न्यायालय को ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन जो व्यय मिलता है वो बहुत कम है। अर्थात मैं तो कहता हूँ 1/4 भी नहीं है। मान लो आप तो कर नहीं सकते दस्तावेज का, एडवोकेट को ले जाना पड़ेगा। एडवोकेट ले जाएंगे, नेचुरल सी बात है, 7 दिन का काम 1500 रुपये उनको चाहिए कम से कम। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो ये खर्चे जो है इस पर भी न्यायालय को ध्यान देना चाहिए और उचित खर्चे दिलाने चाहिए। और आज के परिवेश को ध्यान में रखते कि महंगाई का कितना टाइम कीमती है। मनुष्य के समय की वैल्यू को समझे। कानून को विदेश की तर्ज पर चलाना चाहिए ताकि आदमी झूठे मुकदमे डालने से बचे और झूठे मुकदमे डालने की कोशिश न कर सके। 35 है विलंब के कारण देय खर्चे, ये मैंडेटरी हैं। पक्षकार का प्रतिरक्षा का अधिकार न्यायालय रोक सकता है। कई बार क्या होता है कि पार्टीज जो है जानबूझकर डिले क्रिएट करती हैं और एडजॉर्नमेंट सीक करती हैं। ऐसे में न्यायालय उन पर कॉस्ट लगा देता है, लेकिन कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती है, कभी बार 500 की, 1000 की। मैं तो कहता हूँ ये कॉस्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मुकदमों में लगने वाले समय की बर्बादी ना हो सके देश में। इसमें आमूल चूल परिवर्तनों की जरूरत है। लोग क्या हो रहा है कि 1.5 रुपये के एप्लीकेशन पर क्रिमिनल केस दर्ज करा देते हैं परिवाद। अब जिसके ऊपर खिलाफ होता है उसको कितनी परेशानी होती है, कितना सब होता है, कहाँ कहाँ उसे अपीलों में, रिवीजन में परेशान होता है। लेकिन सभी को सहानुभूतिपूर्ण इस तरीके से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या जिनको हम मुलजिम बनकर बुला रहे हैं क्या वो वास्तव में मुलजिम है या नहीं है। हमें सामने वाले की भावनाओं को, देरी को, कितना डिले कर रहा है, ये सब देखना चाहिए। 35 है विलंब के कारण देय खर्चे, ये मैंडेटरी हैं। पक्षकार को प्रतिरक्षा का अधिकार न्यायालय रोक सकता है। यदि आप एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं तो न्यायालय कह सकता है कि भाई नहीं, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, कॉस्ट दीजिए। अगली डेट पे कॉस्ट नहीं दी तो आपका जो है आपको राइट फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये था खर्चों का टॉपिक। एडजॉर्नमेंट पर कॉस्ट लगाई जा सकती है। अगर आप एडजॉर्नमेंट लेते हैं तो एडजॉर्नमेंट पर कॉस्ट लगाई जा सकती है। तो वैसे नॉमिनल सा टॉपिक था, लेकिन
यह है कि आपके नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि जब डिक्री बनती है तो ऐसे डिक्री बनते वक्त आप इन खर्चों के बारे में, क्योंकि एक जब वाद डालते हैं, मुकदमा डालते हैं, उसमें लिखा जाता है कि मैं कॉस्ट के हमारे केस को अलाउ किया जाए, और प्रतिवादी जब लिखता है तो वो कहता मैं हर्जे खर्चे के इनके दावे को खारिज किया जाए। तो इस हर्जे खर्चे का जिक्र आता है, लेकिन बस मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई मेरी वीडियो देखता है क्योंकि समझ में आती है, तो ये खर्चे बढ़ाए जाने चाहिए और बहुत कम नॉमिनल है, जेन्युइन होने चाहिए। इनके अंदर हर साल रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि ये पुराने नियमों से चले आते हैं 1976 से। शायद मैं नहीं समझता कि इसमें दोबारा खर्चों के बारे में कोई निर्णय आया हो। तो लेटेस्ट आने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए लॉ को। तो ये आज हमारे जो था इस टॉपिक का आधार था, धारा 34, धारा 35 से 35B, ऑर्डर बी से एंड 25। ये मैंने आज जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगला जो हमारा टॉपिक होगा आदेश 21, आज्ञप्तियों आदेशों का निष्पादन। कोशिश करते हैं उसको बनाया जाए, आपकी समझ में आए, ताकि वो बहुत अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा पार्टली इंपॉर्टेंट होगा। एग्जीक्यूशन थोड़ा क्रिटिकल मामला होता है, इसे जरा समझना आप।